हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो लेक्चर हम ला रहे हैं एग्ज़ाम्स मेड यूट्यूब चैनल की वसादत से, वो है इकोलॉजी का। और एक लेक्चर जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है? सक्सेशन तो सक्सेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ये ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल which leads to the establishment of relatively stable community climax। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि असल में सक्सेशन क्या होता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई एरिया है जहाँ पर कोई चीज़ ना रहती हो, जैसे मिसाल के तौर पर यानी कि बायोटिक थिंग्स तो वहाँ पर ऑलरेडी होती हैं, लेकिन एबायोटिक थिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर होती है, लेकिन बायोटिक थिंग्स का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर ये बायोटिक थिंग्स चाहे तो यहाँ पर लाइफ का सपोर्ट कर सकते हैं, लाइफ को बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। और ये अपने लिहाज से जो जो टर्म जो जो कंडीशंस ये प्रोवाइड कर सकते हैं लाइफ को, जो लाइफ यहाँ पर बन सकती है, तो वैसी ही लाइफ यहाँ पर ग्रो करती है। और लाइफ ऐसे ग्रो करनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि इससे यूनिवर्सल प्रोसेस, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है कि मतलब यहाँ पर ये जगह जो है अगर ये लाइफ को सपोर्ट करती है तो लाइफ यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकती है। और एस्टेब्लिश ऐसी लाइफ हो सकती है कि जो इस एरिया में सूट करे, कि मतलब वो स्टेबल कम्युनिटी यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं। सक्सेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। तो डायरेक्शनल चेंज है इन वेजिटेशन। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन भी अभी नहीं है, जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाला, अगर हम देखें कि जैसे हमने इकोलॉजी में पढ़ा है, इकोसिस्टम में सबसे पहला वाला जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है दैट इज़ द प्रोड्यूसर, जो है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी हासिल करते हैं सन से, और सन की एनर्जी हासिल करके और भी कुछ मतलब एबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है वगैरह। अगर ये सब चीज़ें सपोर्ट अप करती हैं तो यहाँ से प्रोड्यूसर्स का जन्म होगा। अगर प्रोड्यूसर्स का जन्म हुआ तो दैट मीन्स हर्बीवोर्स भी आ जाएंगे, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि दिस इज द डायरेक्शनल चेंज इन द वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन में चेंज होगी, कभी कभार कोई मतलब वेजिटेशन ऑलरेडी होती है यहाँ पर, लेकिन उस वेजिटेशन को जो एबायोटिक फैक्टर से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वेजिटेशन रिमूव होके दूसरी वेजिटेशन आ जाती है जो ये सपोर्ट मतलब जिनको ये सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सक्सेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में डायरेक्शनल चेंज है ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल, बराबर इकोलॉजिकल टाइम स्केल में, विच लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिश करवाती है एक रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। स्टेबल होगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यानी कि सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसके बाद में क्या होगा, दूसरे इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म आएंगे, लास्ट में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो बिल्कुल इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी में हमारे सबसे पहला वाला कम्युनिटी आता है पोइनियर कम्युनिटी। पोइनियर कम्युनिटी, ठीक है, पोइनियर कम्युनिटी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। उसके बाद आता है सीर्स, ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन सीर्स के बाद में आता है लास्ट वाला स्टेज जिसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये अभी आपको समझा रहे हैं। लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहाँ पर हम देखते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वन कम्युनिटी इज रिमूव्ड बाय द अदर। लेकिन वो रिमूव क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो वहाँ पर स्टेबल नहीं है। तो अनस्टेबल कम्युनिटी को रिप्लेस किया जाता है विद द स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखते हैं स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहला वाला स्टेज जब आप देखते हैं कि पोइनियर कम्युनिटी आती है पहले, फिर सीर्स आते हैं और सीरल स्टेज, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब देखते हैं पोइनियर कम्युनिटी क्या होती है, सीर्स क्या होती है, सीरल स्टेज क्या होता है, या क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच एस्टेब्लिश देयर कम्युनिटी इन द एरिया इज कॉल्ड एज पोइनियर। जिसे सबसे पहला वाला मतलब जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म्स हो, जैसे लाइकन्स हैं, मॉस हैं, माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे, ये बिल्कुल सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो उस वहाँ के एरिया में जहाँ पर मतलब ये उगते हैं उस एरिया में एक कम्युनिटी बना देते हैं।
और ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कम्युनिटी बनाते हैं, और यही फिर इवॉल्व होके बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दिस इज कॉल्ड एज पोइनियर कम्युनिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें पोइनियर कम्युनिटी, यहाँ पर बेयर रॉक में कॉलोनी बाय पोइनियर स्पीशीज यानी मॉस, यानी कि पहले बेयर रॉक थी, यानी कि रॉक पे कुछ भी नहीं है, लेकिन रॉक की जो कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं कि इस मॉसिस को नहीं, आप आ जाओ मैं आपको कंडीशन प्रोवाइड करता हूं। तो मॉसिस आते हैं, रॉक पर बैठते हैं, उगते हैं और अपना कॉलोनी बनाते हैं। तो ये सबसे पहली कम्युनिटी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो जैसे ही कम्युनिटी यहाँ पर ग्रो करी, इसका मतलब है कि लाइफ का आगाज यहाँ से हुआ। पहले बियर रॉक थी, अब फिर कॉलोनाइज्ड पोइनियर स्पीशीज आ गई। इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर इसकी डिकम्पोजिशन हो गई मॉस की डिकम्पोजिशन होके इसने रॉक के ऊपर एक सॉइल का लेयर बना दिया। ठीक है, सॉइल के लेयर बनने से दिस द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। उसके बाद क्या होती है, इस सॉइल, ये जो डिकम्पोज्ड सॉइल लेयर है, इसमें तो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, यानी कि मैन्योर्स रहेंगे, फर्टिलाइजर्स रहेंगे, यानी कि ये ह्यूमस है। तो इस पर घास उगेगी, जैसे ग्रास इज ग्रो ऑन द दिस क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस द पोइनियर स्पीशीज। तो ग्रासेस यहाँ पर मॉसेस खत्म हो गई और ग्रास ने जगह ले ली, और ग्रास जब आ गई तो वहाँ पर उससे बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो हो गए, और प्लांट्स के बाद बड़े बड़े प्लांट्स, जो लास्ट में सुटेबल कम्युनिटी बन गई। तो ठीक है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि जैसे बियर रॉक था, फिर कॉलोनी बन गई मॉसेस की, फिर ये रिमूव हो गई, उसकी डिकम्पोजिशन हो गई, डिकम्पोजिशन से बन गया सॉइल, सॉइल में घास उगी, घास के बाद प्लांट्स उगे, प्लांट्स के बाद ट्रीज बने। सो दिस इज द लास्ट जो स्टेबल कम्युनिटी अब बन गई, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लेकिन जो पहले हुई थी, दिस इज कॉल्ड एज द पोइनियर कम्युनिटी, और बीच में जो ये ग्रास आ गई, दिस इज कॉल्ड एज सीरल स्टेज। तो यही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पोइनियर कम्युनिटी है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो पहला वाला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, विच एस्टेब्लिश देयर कम्युनिटी इन द एरिया इज कॉल्ड पोइनियर कम्युनिटी। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बियर रॉक में पोइनियर कम्युनिटी कौन सी है, या मॉसेस क्या कौन सी कम्युनिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है पोइनियर कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेज क्या आता है, सीरल स्टेज। सो सीरल स्टेज में ये जो मॉसेस माइक्रोब्स होते हैं, दीज गेट चेंज इनटू हर्ब्स एंड श्रब्स, यानी कि थोड़े से इससे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड सीर्स। उनको क्या कहते हैं, सीर्स, वेरियस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कम्युनिटी, यानी कि मॉसेस के बाद जो डेवलपमेंट आएगी वहाँ के इस एरिया की, उसको बोलते हैं सीर्स। जैसे हर्ब्स एंड श्रब्स यूजुअली ग्रो आफ्टर फर्दर वेदरिंग इंक्रीज इन द मॉइस्चर एंड सॉइल। तो हर्ब्स और श्रब्स के लिए आपको क्या चाहिए, वेदरिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन द मॉइस्चर एंड सॉइल, मॉइस्चर भी होना चाहिए, सॉइल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके हर्ब्स और श्रब्स बन गए सेकंड स्टेज में, दिस इज कॉल्ड एज सीरल स्टेज। उसके बाद में जो तीसरा वाला स्टेज आता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब हर्ब्स और श्रब्स की तरफ अगर हम देखें तो ये अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो कम्युनिटी अब इनको रिप्लेस करने वाली है वो होती है फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू द स्टेबल कम्युनिटी, यानी कि वो अब बिल्कुल रहेंगे और अपना मतलब बिल्कुल जो अपने और मतलब इनके जो बोलते हैं इनको ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, अपनी ही टाइप के बहुत सारी मतलब ये बनाएंगे पॉपुलेशन। तो ये जो कम्युनिटी वहाँ पर रहने वाली है ये बिल्कुल स्टेबल कम्युनिटी है, और स्टेबल कम्युनिटी को ही हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। अब सक्सेशन की कितनी टाइप्स हैं, सबसे पहले वाला प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा वाला सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पर दूसरा ऑटोजीनिक सक्सेशन, एलोजीनिक सक्सेशन, और ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, हिटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी पहली वाली सक्सेशन, इट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑन द लाइफलेस ग्राउंड। तो प्राइमरी सक्सेशन में आप देखिए एक ग्राउंड है, लाइफलेस है, और जो पहली वहां पर ग्रो करके बायोटिक कम्युनिटी आ गई, यानी कि पहले वाले ऑर्गेनिजम्स वहां पर जो उग के आ गए, दोज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन, जैसे ग्रास वास वगैरह। या अगर हम बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी भी उसमें आती है, मॉसेस वॉसेस वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन।
इसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन एन एरिया। तो इसमें अब एस्टेब्लिश होगी बायोटिक कम्युनिटी इन एन वेयर सम टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट। कोई नहीं, जैसे हमने प्राइमरी सक्सेशन में देखा कि वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं था, कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, अब कोई लाइफ आ गई है, दैट्स कॉल्ड इज प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दोज बायोटिक कम्युनिटीज होगा कि उससे पहले भी वहां पर कुछ कम्युनिटीज रही होंगी, रहती होंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इन एन एरिया वेयर सम टाइप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब देखिए कैसे होता है, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर एक ऑलरेडी क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऑलरेडी मौजूद है, एस्टेब्लिश्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सो बायोटा रिमूव्ड बट द सॉइल रिमेन्स। बायोटा खत्म हो गया, लाइफ यहाँ की खत्म हो गई, लेकिन वहाँ पर सॉइल मौजूद है। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है, इसको मतलब जिंदा रहने के लिए वहां के कंडीशंस अब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको तो रिमूव होना है। अब ये रिमूव हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ सॉइल है। अब वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर उगेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ग्रो करेंगे जो ये कंडीशंस उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो उन कंडीशंस में जिंदा रह सकते हैं, तो वही ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर बायोटा रिमूव्ड बट द सॉइल रिमेन्स, और यहाँ से फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स, तो यहाँ पर वो क्या है, क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये प्लांट्स उग गए, प्लांट्स बाद में बन गए एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पर एज ट्री की शक्ल में। तो इवेंचुअली द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में बेयर रॉक पर, ठीक है, बेयर रॉक पर जहाँ पर यानी कि लाइफ लेस ग्राउंड, वहाँ पर होती है प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन होती है जहाँ पर ऑलरेडी बायोटा होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑटोजीनिक सक्सेशन। अब ये सक्सेशन कैसे होती है, कभी कभार जो ऑटोजीनिक सक्सेशन है, सक्सेशन ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, कि वही चाहते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं वही चाहते हैं कि ये कम्युनिटी यहाँ से रिमूव होनी चाहिए, इसके बदले में और एक कम्युनिटी आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोजीनिक सक्सेशन। एलोजीनिक सक्सेशन यानी कि अंदर वाले जो उस कम्युनिटी में रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले बायोटिक थिंग्स होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कम्युनिटी रिमूव हो जाए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आता है कि अंदर में जो कम्युनिटी बैठी है उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन ब्रॉट अबाउट बाय द आउटसाइड फोर्सेस। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या होता है, सक्सेशन इन विच इनिशियली ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। हेटेरोट्रॉपिक में एज वाइस वर्सा, सक्सेशन इन विच हेटेरोट्रॉप्स आर मच ग्रेटर इन नंबर। तो ये हो गया हमारा बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, यानी कि पोइनियर कम्युनिटी क्या होती है, सीरल स्टेज क्या होता है, क्लाइमैक्स स्टेज क्या होता है, प्राइमरी ये जो प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, या सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होती है, ऑटोजीनिक सक्सेशन, एलोजीनिक, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसके बाद में हमारा है दूसरा वाला टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो हमारा जो अर्थ है, हम यहाँ पर एक लॉ बताने की कोशिश करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। law of conservation of mass, energy neither be created nor destroyed but it can change from one form to another form। तो यहाँ पर भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में या एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होने के बाद
फिर से वो अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाते हैं। तो जब इस्तेमाल होते हैं, फिर इस्तेमाल होके फिर वापस अपनी जगह पर आते हैं, एक साइक्लिक मैनर बनाता है। उस साइक्लिक मैनर को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर साइक्लिक मैनर में है न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और इसको कहते हैं दूसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल भी, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे सॉइल क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, इसके बाद बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, और जब घास उगती है या प्रोड्यूसर्स उगते हैं तो वो इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर घास कौन खाते हैं, हर्बीवोरस, तो ये न्यूट्रिएंट्स हर्बीवोरस में चले जाते हैं। फिर हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स कार्निवोरस में चले जाते हैं। फिर कार्निवोरस की डेथ हो जाती है, उनको डिकम्पोज किया जाता है बाय डिकम्पोजर्स, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलकर फिर से सॉइल में आ जाते हैं। तो दिस शोज ए साइक्लिक चेंज, यहाँ पर एक साइकिल जैसा बनता है न्यूट्रिएंट्स का। दिस इज साइकिल इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल, और दिस इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। द न्यूट्रिएंट्स इंटर इनटू द प्रोड्यूसर्स, अभी मैंने बताया, एंड मूव थ्रू द फूड चेन एंड अल्टीमेटली रीच द कंज्यूमर्स। और फ्रूट ये सॉइल से निकलकर प्रोड्यूसर्स में आते हैं, प्रोड्यूसर्स से निकलकर कहाँ पर आते हैं, कंज्यूमर से। द बाउंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आफ्टर डेथ, जैसे कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, आर डिकम्पोज, वो होते हैं डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो वो फिर क्या बनते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर रेडिली यूज्ड अप बाय द प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, एंड अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। तो अब सॉइल में फिर से पहुंच गए, फिर से प्रोड्यूसर्स ने खाए, फिर से कंज्यूमर्स में आ गए, फिर से उनकी डेथ हो गई, डिकम्पोज होकर फिर से सॉइल में आ गए। दिस, और ये क्या शो करता है, एक साइक्लिक मैनर इसका, एंड दिस साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका साइकिल रहता है, तो वो है मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और साइकिल्ड अगेन एंड अगेन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये जो साइकिल्स होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक तो गैसियस साइकिल, दूसरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए साइक्लिक मैनर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखते हैं कि पानी का रिप्लेनिश कैसे होता है, पानी कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है। जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगिन्स विद द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशंस। तो ओशन में जितना भी पानी है उनकी इवापोरेशन हो जाती है। इवापोरेशन की वजह से जो भाप होती है, वेपर्स होते हैं, वो ऊपर आसमान में चले जाते हैं और वहाँ पर कंडेंस होकर फिर से बारिश की शक्ल में वापस आ जाते हैं, बारिश या बर्फ़ की शक्ल में बाहर वापस आ जाते हैं, और हमें लगता है कि बारिश हो गई, लेकिन असल में काज क्या होता है कि ये जो ओशंस का पानी होता है, इवापोरेशन की वजह से वो वेपर्स बिल्कुल आसमान में चले जाते हैं और वहाँ पर कंडेंस होके बारिश की सूरत में आ जाते हैं। तो ये बारिश की सूरत फिर ड्रेन आउट होती है, फिर से समंदर में पहुँच जाती है। समझ में बात आ रही है? तो एक साइकिल बना, ठीक है। तो साइकिल बनने के बाद दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स वाटर साइकिल, इसका नाम दे सकते हैं आप वाटर साइकिल भी। मॉइस्चर इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द ग्लोब अंटिल इट रिटर्न्स टू द सरफेस एज प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं वाटर साइकिल। जैसे ये क्या है, ओशियन है, ओशियन में जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की वजह से ये जो पानी है वेपर्स में तब्दील हो जाता है और कहाँ जाते हैं, आसमान में। या ये प्लांट जो है ये ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन्स ये सॉइल से पानी निकाल कर इनको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये आसमान में चले जाते हैं। आसमान में ये बादल की सूरत में रहते हैं, और जैसे ही बादल में कंडेंसेशन शुरू होती है तो ये बादल यानी कि वेपर्स जो होते हैं असल में ये पानी की सूरत फिर से ले लेते हैं और बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो कल हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट को इजाज़त दीजिए। आप भी खुश रहिए और हमारे लिए भी खुशी की दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।